So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic of CDP with the notes as well as some PYQs. ठीक है जी, पहले हम नोट्स देखेंगे कि क्या क्या है इस कंसेप्ट में, कितनी तरह के इंटेलिजेंस है, किन किन थ्योरिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम PYQs करेंगे, राइट। सो चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो देखिए जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आपके पेपर में यही होता है कि जो इंटेलिजेंस है किस वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंटेलिजियर, मतलब टू अंडरस्टैंड। कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन हो, जो पर्सन की जो इंटेलिजेंस होती है ये मतलब उस पर्सन की एबिलिटी है कि वो कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है या कितनी जल्दी उस चीज़ को रीज़न आउट कर लेता है, थिंक कर लेता है, डिसीजन बना लेता है अपने, ठीक है, डिसीजंस ले लेता है। तो ये सब क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने दिया था, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, लाइन बाय लाइन हम करेंगे, वन बाय वन, ठीक है जी, कि फर्स्ट टेस्ट किसने दिया, सेकंड किसने दिया, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो टेस्ट था वो किसने दिया था, बिनेट ने दिया था, याद रखना, बिनेट ने दिया था सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर उसके बाद यूनिफैक्टर थ्योरी भी किसने दी थी, बिनेट ने दी थी। और जो मेंटल एज है, मेंटल एज भी किसने दी थी, बिनेट ने दी थी। बट मेंटल एज कब दी थी, 1905 में दी थी, ये चीज़ याद रखना। पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि जो बिनेट ने मेंटल एज का जो कंसेप्ट दिया था वो कब दिया था, 1905 में। जो बिनेट थे वो क्या थे, एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी। बिनेट और साइमन दो थे। बट मेंटल एज का प्रोसीजर किसने दिया था, मेंटल एज का स्केल बिनेट ने दिया था 1905 में। इसके बारे में भी हम एंड में डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। बट जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी। फिर आती है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स पियरमैन ने। कब दी थी, 1904 में। ईयर्स हमेशा याद रखना क्योंकि PA स्टेट में आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1904 में टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स पियरमैन ने दी थी। टू फैक्टर्स कौन से थे, एक था G फैक्टर, एक था S फैक्टर। G फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जनरल फैक्टर, ठीक है जी। और स्पेसिफिक फैक्टर होता है S फैक्टर, इसको हम स्पेशल फैक्टर भी बोलते हैं। जनरल फैक्टर्स वो होते हैं जो इनेट होते हैं, मतलब ऑलरेडी पहले से ही हमारे अंदर होते हैं, इनको डेवलप नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद नेचुरली डेवलप होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरह की इंटेलिजेंस है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि जैसे हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मतलब स्पेसिफिकली हमने यही चीज़ सीखनी है, यही स्किल्स डेवलप करनी है, तो वो होती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। बट जनरल वो होती है जो ऑलरेडी हमारे अंदर इनेट होती है, हेरिडिटरी होती है। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट ने दिया, सेकंड टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स पियरमैन ने दी थी। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बिनेट ने दी थी। बिनेट ने मेंटल एज का कंसेप्ट भी दिया 1905 में। स्पियरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी कब दी, 1904 में। दो फैक्टर कौन से थे, G और S फैक्टर, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल फैक्टर वो होते हैं जो इनेट होते हैं, ऑलरेडी हेरिडिटरी होते हैं, और स्पेसिफिक वो होते हैं जो हम लर्निंग से डेवलप करते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पे। प्राइमरी 7 मेंटल एबिलिटीज थ्योरी किसने दी थी, थर्स्टन ने दी थी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी किसने दी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी किसने दी थी, थर्स्टन ने। आपको एक एक थ्योरिस्ट का नाम याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, विद द ईयर्स, ठीक है। जिनके ईयर्स हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, तो वो अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो जो थर्स्टन थे उन्होंने फोकस किया 7 तरह की एबिलिटीज़ पर, कि हर एक पर्सन में कितनी तरह की एबिलिटीज़ होती हैं, 7 तरह की एबिलिटी होती है, ये चीज़ थर्स्टन ने बोली। जिन एबिलिटीज़ को उन्होंने क्या बोला, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोलते हैं वो, ठीक है, कि हर एक पर्सन में 7 तरह की एबिलिटी होती है, दैट इज़ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। वो एबिलिटी कौन कौन सी होती है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी होती है, कैसे कोई चीज़ बोलता है, उसकी लैंग्वेज कैसे यूजेज होती है। स्पेशल विजुअलाइजेशन,
मतलब स्पेसेस की बात, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो जो घर बनाते हैं, आपके सारा डिज़ाइन करते हैं, उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, उनको स्पेसेस का पता है। स्पेस मतलब कि कैसे किस एरिया में कौन सा डिज़ाइन बनना है, उनमें वो तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। देन कम वर्ड फ्लुएंसी, कि कितने फ्लुएंसी से, कितने फटाफट से, आराम से, क्लियरली वो वर्ड बोलते हैं, ऐसी फ्लुएंसी होती है कईयों में। इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, कोई एग्जांपल्स दे दे के जैसे पढ़ाते हैं, रीज़न आउट करते हैं, वो इंटेलिजेंस होती कईयों में। परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड की बात की गई है। न्यूमेरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स की इंटेलिजेंस की बात की गई है। एसोसिएटिव मेमोरी, कि जब हम प्रीवियस नॉलेज को अपनी जो प्रेजेंट नॉलेज में यूज़ करते हैं, अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं, वो वाली इंटेलिजेंस होती है कईयों में। तो उन्होंने 7 तरह की इंटेलिजेंस की बात की, ठीक है जी। एंड उन्होंने ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, वैसे तो कई बार पेपर में आज तक पूछी नहीं गई है, बट मैंने देखा जब बुक में, तो मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए ये, ठीक है। कि जो थर्स्टन थे ना, उन्होंने ये 7 तरह की एबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने 56 टेस्ट बनाए। और ये जो 56 टेस्ट है ना इंटेलिजेंस वाले, उन्होंने किन पर करके देखे? 240 कॉलेजेस पर, जितने वो स्टूडेंट्स हैं उन 240 कॉलेजेस में, उन पर ये 56 टेस्ट क्या है करके देखे कि क्या ये टेस्ट फुल्ली वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, पता होनी चाहिए, क्योंकि पीएस सेट वालों को कुछ नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको बारीक से बारीक चीज़ हर एक इंटेलिजेंस के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। थर्ड इंटेलिजेंस भी आई होप क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कैटल एंड जॉन हॉर्न की थ्योरी। इन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। कब दी थी ये मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट आपको पता होना चाहिए, 1966 में, ठीक है। ये डेट्स मेंशन कर लेना अच्छे से, अगर आप नोट्स बना रहे हो देख के, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखना, ठीक है। 1966 में जो कैटल एंड हॉर्न थे, उन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो 2 तरह की होती है, एक फ्लूइड, एक क्रिस्टलाइज। अब फ्लूइड और क्रिस्टलाइज क्या होता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लूइड पार्ट वो होता है जो बायोलॉजिकल पार्ट होता है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है हमारी इंटेलिजेंस का, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब जो हमें ऑलरेडी पहले से मिलता है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, बायोलॉजिकल। इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? स्पीड कैलकुलेट करके, रीजनिंग देख के कि बच्चा कितना फटाफट रीजनिंग करता है, उसकी मेमोरी पावर कितनी है। और जैसे जैसे ये क्या है, एडल्टहुड में इंक्रीज़ हो जाती है, बट जैसे जैसे पर्सन बूढ़ा होता जाता है, ये जो इंटेलिजेंस है ना फ्लूइड वाली, ये क्या है, कम होती जाती है, बुढ़ापे के साथ साथ कम होती जाती है, याद रखना, ठीक है। एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा होगी रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर, कैलकुलेटिंग स्पीड, एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे पर्सन की एज फिर बढ़ती जाएगी, उसकी ये इंटेलिजेंस कम होती जाती है, राइट। और क्रिस्टलाइज्ड वो होती है जो हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जो हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, उससे जो हम चीज़ें सीखते हैं, वो होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। और जब हम डेली डेली सीखेंगे तो वो थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होती जाएगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। दोनों में ये चीज़ याद रखना, डिफरेंस याद रखना, ठीक है। फ्लूइड वाली टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है जो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इससे आती है, राइट। नाउ कम फिफ्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, ठीक है जी। कब दी थी ये भी मैं बता देती हूँ आपको, 1983 में दी थी, डेट्स मेंशन कर लेना, ठीक है जी। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। हॉवर्ड गार्डनर ने बोला कि जो हर एक पर्सन है उनमें अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हर एक में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो पर्सन है वो अलग है, हर एक में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, कोई भी पर्सन सेम नहीं होता। अब देखो, जैसे मैं हूँ, मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मेरी इंटेलिजेंस वो अलग है टीचिंग वाली, किसी में कोई और होगी, क्या पता किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो,
ठीक है, तो उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब हर एक इंडिविजुअल में क्या है, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, याद रखना। ये चीज़ किसने बोली, हॉवर्ड गार्डनर ने बोली। आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेलिजेंस की। पहले जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि 1983 में जब हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस दी ना, उन्होंने सिर्फ 7 तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक है, सिर्फ 7 तरह की इंटेलिजेंस दी थी। बट 1990 में उन्होंने एक इंटेलिजेंस और ऐड कर दी थी, जो थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब वन बाय वन हम इंटेलिजेंस देखते हैं। पहले तो हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, 7 तरह की उन्होंने इंटेलिजेंस की बात की थी। 1990 में उन्होंने एक और इंटेलिजेंस ऐड कर दी थी अपनी तरफ से। ठीक है, अब पहले वो 7 तरह की बात करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस थी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, कईयों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, जैसे पोइट्स हो गए, कितनी अच्छी शायरी लिखते हैं, राइटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, कितनी अच्छी अच्छी लाइंस बोलते हैं, कितनी फ्लुएंटली बोलते हैं। ठीक है, तो वो होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हर एक कोई पोइट नहीं होता, हर एक कोई शायर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी कईयों में होती है। ठीक है, देन म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल मतलब जैसे कंपोजर्स हो गए, जो गाना बनाते हैं, ये भी क्या है, कला किसी किसी में होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक में इंटेलिजेंस अलग है। नेक्स्ट कम लॉजिकल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एबिलिटी, कैलकुलेट करने की स्पीड। ठीक है, तो ये मोस्टली अकाउंटेंट्स में देखी जाती है। ये जस्ट नॉर्मल एग्जांपल्स दे रखे हैं कि इनको कंसीडर किया जाता है इस कैटेगरी के अंडर। ठीक है, देन कम स्पेशियल, जिनको स्पेसेस की ज़्यादा जानकारी होती है, जैसे वो घर बनाते हैं, हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट्स हो गए, ये सब। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिनकी फिजिकल जो बॉडी स्पीड है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में जिनको ज़्यादा, खेल कूद में ज़्यादा मतलब होते हैं। ठीक है, वो होती है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, एथलीट्स हो गए, इनको खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा है। ठीक है, देन कम इंट्रा पर्सनल। एंड बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रा और इंटर में। याद रखना, इंट्रा होता है जब हम खुद से बात करते हैं, खुद को समझते हैं, ओन सेल्फ। इंटर होता है जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, याद रखना, दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, कैसे हम अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ये भी कईयों में होती है इंटेलिजेंस। कई तो बहुत शाई होते हैं, बोलते ही नहीं हैं, वो इंट्रा में आ जाते हैं। ठीक है, इंटर वाले कौन से होते हैं, जो दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ, जैसे एजुकेटर्स हो गए, टीचर्स होते हैं, इंटरेक्ट करना, अपनी बात रखना बच्चों के आगे, उनको समझाना। ये बात भी क्या है, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। राइट, देन सेल्स पर्सन हो गए, कितने अच्छे से वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कितनी लाइनें फेंकते हैं, जबकि वो सच हो या ना हो, बट ऐसे अपनी बातों में उलझा लेते हैं उनको कि हमारा प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरीका होता है, इंटेलिजेंस होती है पर्सन की। ठीक है, रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें। 7 तरह की इंटेलिजेंस उन्होंने 1983 में दी हॉवर्ड गार्डनर ने। फिर उन्होंने 1990 में ना एक और इंटेलिजेंस ऐड कर दी अपनी तरफ से, नेचुरलिस्टिक। तो टोटल कितनी हो गई, 8 तरह की। ठीक है, नेचुरलिस्टिक मतलब कोई ऐसा पर्सन इंटेलिजेंट, जैसे होते हैं ना, कोई साइंटिफिक एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं, हर चीज़ में अच्छा ढूंढते हैं। नेचुरलिस्टिक मतलब एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कितने अच्छे बर्ड्स हैं, कितने अच्छे प्लांट्स हैं, रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, जो हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ की ब्यूटी को, वो होते हैं नेचुरलिस्टिक। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी भी आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रायर्किक थ्योरी। ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। ट्रायर्किक थ्योरी कब दी थी, ये भी प्लीज़ मेंशन कर लेना, 1985 में। ठीक है जी, ये डेट्स मेंशन करके रखना। 1985 में ट्रायर्किक थ्योरी दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इनकी जो थ्योरी है वो किस चीज़ से डील करती है कि कैसे जो एक इंडिविजुअल है कितनी अच्छी तरह से अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं ना इन द होल लाइफ, कैसे उन चीज़ों को हैंडल करता है, कैसे उनके साथ डील कर पाता है। इसकी बात किसने की थी, स्टर्नबर्ग ने की थी। स्टर्नबर्ग ने 3 तरह के इंटेलिजेंस, मतलब जो इंटेलिजेंस थी ना अपनी ट्रायर्किक मतलब 3, तो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहली होती है कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल मतलब क्या होता है, ये एक गिफ्टेडनेस होती है, ठीक है। मतलब जो एक गिफ्टेड बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो क्या करेगा, हर एक प्रॉब्लम में से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा। जो दूसरा बच्चा एज़ कम्पेयर टू दैट गिफ्टेड पर्सन वो सोल्यूशन नहीं देख पाया, तो दूसरा जो गिफ्टेड है उसने कोई ना कोई उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। वो होते कॉम्पोनेंशियल, ठीक है जी। कि मतलब दो बच्चे हैं, एक कम गिफ्टेड है और एक ज़्यादा गिफ्टेड है। कम गिफ्टेड को वही क्वेश्चन दिया गया और ज़्यादा गिफ्टेड वाले को भी, पर जो कम गिफ्टेड वाला था उसको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। मैडम ने कोई क्वेश्चन डाला बट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो बच्चा नहीं ढूंढ पाया, बट जो ज़्यादा गिफ्टेड वाला था उसने तो इतने सोल्यूशंस ढूंढ दिए उस प्रॉब्लम के। तो ये होती है कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। दूसरी है एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल क्या होता है, ये डील करता है कि कितने अच्छे से वो टास्क परफॉर्म किया गया, ठीक है। पहले से ज़्यादा अच्छे कितना वो टास्क परफॉर्म किया गया, ज़्यादा सोचे बिना ज़्यादा सोचे वो टास्क कितने अच्छे से परफॉर्म किया गया, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया बच्चे को अब, ठीक है। लास्ट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मोस्टली हमारी क्या है, मेंटल एक्टिविटी से डील करता है, ठीक है। फिटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट की बात यहाँ पे की गई है। फिटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई आपको प्रॉब्लम दे दी गई है, ठीक है, आपने क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढ के उस चीज़ में फिट करना है अपनी थिंकिंग को, प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देखना है कि हाँ ये सोल्यूशन इसी पे लगेगा, ठीक है। वो होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। देन कम्स द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है जी। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने वैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी थी, आपको याद होगा कि जितना आप किसी चीज़ को ट्राई करते हो उतनी ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, मतलब बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल की लाइफ में टेक्स प्लेस करते हैं। 4 तरह के की फैक्टर्स की इन्होंने बात की थी, ठीक है। मतलब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है उस चीज़ को करने का, क्या लेवल है उस पर डिपेंड करती है बच्चे की इंटेलिजेंस। दूसरा, एक्टिविटी करते टाइम आपकी रिस्पॉन्स की स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। देन थर्ड इज डिपेंड करता है कि रेंज ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ द सेम डिफ़िकल्टी कितना वो पर्सन कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करता है उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट द लास्ट इज एरिया ऑफ वेरियस डिसिमिलर सिचुएशन एट डिफ़िकल्ट लेवल, ठीक है। अलग अलग लेवल्स पे डिफ़िकल्टी लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं और कैसे वो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है उन लेवल्स पे उसकी बात की गई है, ठीक है जी। मतलब सिंपल सी बात है, जो थॉर्नडाइक थे ना उन्होंने 4 की फैक्टर्स तो यही दिए थे, ठीक है, कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, कैसे वो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है, ये एक तरह की इंटेलिजेंस होती है कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, कितनी कंसिस्टेंसी से रिस्पॉन्ड करता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। फिर उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस की बात भी की थी, ठीक है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की बात की थी। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, याद रखिए कि कितना ज़्यादा बच्चा खुद उस चीज़ को लर्न करने के लिए तैयार है, कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है और उसका इफेक्ट उस बच्चे पे क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, ये सब चीज़ों पे थॉर्नडाइक ने बात की थी। वैसे मोस्टली अगर देखा जाए मल्टी फैक्टर कम, बट थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ 5 मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी। इसको ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ना मोस्टली जो 5 मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी है जॉर्ज कैले ने दी थी, ठीक है। ये मोस्टली सिमिलर किस थ्योरी के है, याद रखना, थर्स्टन और जो गार्डनर की थ्योरी थी ना, थर्स्टन के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ और जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, उनका मिक्सचर है ये, मिश्रण है ये इसका, ठीक है जी। स्पेशल एबिलिटी, इन्होंने वहाँ से 5 एबिलिटीज़ उठा ली, स्पेशल वाली, कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल, मेमोराइजेशन, परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है। तो ये सब बस हल्का हल्का याद रखना। नेक्स्ट द लास्ट कंसेप्ट इज IQ। IQ का कंसेप्ट पहले तो किसने दिया था, बिनेट ने दिया था, याद रखना, बिनेट ने।
बिनेट और साइमन ने मिलके दिया था मेंटल एज का कंसेप्ट। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू निकालना हो अगर, क्वेश्चन आ रखा था ये पेपर 1 में, पीएसटेट के पेपर 1 में, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये स्केल एक्चुअल में जो है ये किसने दिया था, बिनेट और साइमन ने दिया था। ठीक है, बट उसके बाद इसको रिवाइज किसने किया, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, टर्मन ने किया था। उसने ये स्केल को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, मतलब फिर से एक न्यू स्केल इंट्रोड्यूस कर दिया। किसने किया था, टर्मन ने किया था। तो ये चीज़ बस दिमाग में रखना। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब हम कुछ PYQ डिस्कस करेंगे जो इन्हीं से रिलेटेड होगी, इंटेलिजेंस से। आई होप उससे पहले आपको ये इंटेलिजेंस है जो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, हर एक इंटेलिजेंस अच्छे से करवाई है। अगर अंडरस्टैंडेबल हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है जी, अब हम PYQs डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, तो अभी मैं एंड में अभी करवा के हटी थी आपको कि मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, बिनेट साइमन ने। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड। कौन सी दो चीज़ें हैं जिन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन देखा गया है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। देखो जी, अगर इंटेलिजेंट होगा वो पर्सन, वो क्रिएटिव भी होगा, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में, बिल्कुल सही। अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी और अचीवमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेशन में आ जाता है। एस्थेटिक वैल्यूज़ और क्रिएटिविटी, एस्थेटिक वैल्यूज़ तो आपकी बॉडी काइनेस्थेटिक्स में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कम नन ऑफ द अबव, नहीं जी, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, स्टर्नबर्ग एंड बिनेट ने तो नहीं दी थी। स्टर्नबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, बिनेट ने मेंटल एज दी थी, बिनेट ने नहीं दी थी, कैटल एंड हॉर्न ने दी थी। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। ठीक है जी, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not primary mental ability according to Thurston? Thurston ने इनमें से कौन सी एबिलिटी की बात नहीं की है। थर्स्टन ने देखो अरिथमेटिक एबिलिटी की बात की है, बिल्कुल सही है। उन्होंने एसोसिएटिव मेमोरी की बात की है, बिल्कुल सही है। इंडक्टिव रीजनिंग की बात की है, बिल्कुल सही है। बट थिंकिंग स्पीड की बात उन्होंने नहीं की, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसकी बात नहीं की है, तो सी ऑप्शन की बात नहीं हुई है। ठीक है जी, सी इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्फोसाइजेस। जो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, जिसमें 8 तरह की इंटेलिजेंस थी। ठीक है जी, पहले 7 थी 1983 में, 1990 में एक न्यू इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हॉवर्ड गार्डनर की जो 8 तरह की इंटेलिजेंस है। कंडीशनिंग स्किल्स, कंडीशंस की बात नहीं की गई है बिल्कुल भी। जनरल इंटेलिजेंस, नहीं जी, वो स्टर्नबर्ग ने बात की थी जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की। कॉमन एबिलिटीज़ जो बच्चे को चाहिए स्कूल में पढ़ने के लिए, नहीं जी, उन्होंने यूनिक एबिलिटीज़ की बात की है हर एक इंडिविजुअल की, कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन में क्या है, अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, अपनी एक एबिलिटी होती है। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। Now comes to the next question. Which one of the following intelligence gives one the ability to manipulate, create mental images in order to solve the problem not limited to visual domain? ठीक है, जहाँ पे जो पर्सन है अपने दिमाग में पिक्चर्स बना लेता है, डिज़ाइन कर लेता है उनको अच्छे से। ठीक है, और सिर्फ विजुअल जो देखता है वही नहीं, अपने दिमाग से भी बहुत कुछ सोचता है। ये कौन सी इंटेलिजेंस हुई? लिंग्विस्टिक, यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं हुई है। म्यूज़िक, गाना बजाने की बात नहीं हुई है। फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं हुई है। ये दिमाग से जो पिक्चर्स बनती हैं, इमेजेस बनती हैं, वो कौन बना सकता है? एक आर्टिस्ट बना सकता है, जिसको स्पेसिस की नॉलेज हो, इंटेलिजेंस हो जिसमें। ठीक है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरीज में है, इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। गार्डनर ने
फॉर्मुलेट की 7 तरह की इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस नहीं है? स्पेशल की बात उन्होंने की, बिल्कुल सही है। लिंग्विस्टिक की बात की, सही है। इंटरपर्सनल भी सही है तो नेचुरलिस्टिक भी सही है। बट उन्होंने क्या बोला, जब गार्डनर ने 7 तरह की इंटेलिजेंस दी थी, 7 तरह में नेचुरलिस्टिक नहीं आता, नेचुरलिस्टिक बाद में आया था 1990 में। ठीक है, क्वेश्चन देखो उन्होंने कैसे घुमाया। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 7वीं जो 8वीं इंटेलिजेंस है वो कौन सी आई है, तो आपको यही नहीं पता होगा कि वो 7 कौन सी थी पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कई बार ऑप्शन सारे ही सही लगते हैं तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना, जब उन्होंने 7 तरह की दी थी उसमें नेचुरलिस्टिक नहीं थी। 1990 में जब उन्होंने इंटेलिजेंस दी थी वो नेचुरलिस्टिक थी। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि डी वाली नेचुरलिस्टिक नहीं थी जब उन्होंने 7 तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अलग अलग तरह की जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, आपने बताना है कि उसके फाउंडर कौन है। तो पहले तो देखिए जी, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पे आते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देख लेते हैं हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी यहाँ पे कहाँ बताई गई है। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कंप्राइजेज ऑफ 3 डिफरेंट फैक्टर्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। ये किसने दिया था? इन्होंने तो नहीं दिया। ठीक है, ये किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग का सी ऑप्शन, तो ये यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स concluded that intelligence is a general cognitive ability could be measured and numerically expressed. ठीक है, next describe 8 intelligence that are based on skills are valued within different culture. 8 इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? गार्डनर ने। तो ये क्या ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। पहले तो 2 में ही चेक कर लेते हैं हमारा। ठीक है जी, फर्स्ट का सी, ठीक है, मतलब सी का 1 कहाँ पे आप देख सकते हैं, बी में है और सी में है। बट फिर उसके बाद उन्होंने अगला बोला कि जो डी है गार्डनर का, डी का 3 है। डी का 3 किस में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो वैसे तो आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा इसमें। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। स्पीयरमैन ने क्या दिया था? थर्स्टन ने दी थी मेंटल एबिलिटी। ये रही बी एंड दिस इज द ए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। बस एक ऑप्शन अगर आपको पता हो तो बाकी आप इजीली ढूंढ सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको सीधा पता था। जो गार्डनर है उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी की बात की, थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की। डायरेक्ट आपको आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको थ्योरीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 अपॉन है ये। ठीक है, ये किसने दी थी? तो हम सबको पता है, ये बिनेट साइमन ने दी थी। रिवाइज टर्मन ने की थी। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following could be the end stage of a child possessing bodily kinesthetic intelligence? यहाँ पे किस पार्ट में, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी में बच्चे की जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस काम आ रही है? ठीक है, जहाँ पे बच्चे की मूवमेंट हो। पोएट किस चीज़ की मूवमेंट कर रहा है? वो तो लिख रहा है। ऑरेटर नहीं जी। पॉलिटिकल लीडर नहीं जी, वो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। बॉडीली काइनेस्टिक की बात की गई है। ठीक है, पोएट में भी नहीं होती काइनेटिक्स वो। ठीक है, सर्जन में होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की बात हो वो होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, बॉडीली काइनेस्टिक। ऑरेटर वगैरह नहीं होगा क्योंकि उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, कम्युनिकेट करने की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। आप बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ। आपने क्या किया कि जो पुअर बच्चे हैं, बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया, एवरेज बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, इंटेलिजेंस बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। तो इससे क्या होगा? उनके सेल्फ एस्टीम पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा?
ठीक है। अगर आप बच्चे की ग्रुपिंग कर दोगे ये तो बहुत गलत बात है, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे पे पड़ेगा। तो कैसा पड़ेगा? बच्चे की सेल्फ इस्टीम और उसकी परफॉर्मेंस पे, जो स्कूल में वो पढ़ता है, डिक्रीज़ होगी दोनों चीज़ें। ठीक है, डिक्रीज़, सेल्फ इस्टीम डिक्रीज़ होगी और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। पड़ता है। सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ होगी, बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीज़ तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों ही डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। तो देखो, अगर आप बच्चे की ग्रुपिंग कर दोगे, बच्चे को कितना अलग सा लगेगा कि हमारे साथ क्या है, कंपेयर किया जा रहा है डिफरेंट बच्चों को। ठीक है, तो बच्चे को वहाँ पे डीमोटिवेशन फील होगा, तो वो सेल्फ इस्टीम भी उनकी कम हो जाएगी, खुद पे ही विश्वास नहीं रहेगा उनको, और उनकी जो फिर रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट आती है, वो भी क्या है, बिल्कुल ही ख़राब आएगी। तो वो भी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे चली जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी का है ये। तो देखिए जी, किन में किन तरह की इंटेलिजेंस होती है। अगर एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सो लेट्स सी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक, वायलिनिस्ट बिल्कुल सही है, वायलिन बजाता है। ए का फोर कहाँ पे है? ए और बी ऑप्शन में है, मतलब सी और डी तो काट दो। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज और इंटरपर्सनल, स्पेशियल तो देखो उसमें होगी जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करेगा, स्कल्पचर्स बनाएगा, डी का 5। ठीक है, तो डी का 5 किस में है? ए ऑप्शन में है। वैसे तो आंसर सीधा ही मिल गया हमारा, बी ऑप्शन भी कट गया। फिर भी हम बाकी भी देख लेते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे से इंटरैक्ट करना, बातचीत करना, जो एक थेरेपिस्ट है वो आपसे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, देन कम्स द लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी हो सकती है? पोएट की, उसको पता है किस लैंग्वेज में कौन सी चीज़ लिखनी है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है, सो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, एक क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझाया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।